नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अर्जुन के खिलाफ कृष्ण का धर्मयुद्ध। आप समझ रहे होंगे कि राजनीतिक मायने क्या हैं, कौन अर्जुन है, कौन कृष्ण खुद को बताते आ रहे हैं और भाइयों की लड़ाई में विरोधियों को कैसे मलाई प्राप्त हो रही है, इस बात की भी जानकारी लग रही होगी। लेकिन जो सत्ता की लड़ाई का कुरुक्षेत्र है, यह उपचुनाव बन चुका है, क्योंकि आरजेडी के खिलाफ आरजेडी का योद्धा खड़ा है, यानी कि तेज प्रताप यादव सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सभी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। जरूरी यह है कि इस मामले को पहले देखा जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए और उसके बाद इस पर चर्चा की जाए। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यह मामला है क्या। चलिए, तेज प्रताप ने उतारा छात्र जनशक्ति परिषद का कैंडिडेट। हालांकि इस परिषद को भी मान्यता नहीं मिली है, इसलिए संजय कुमार यादव ने तारापुर सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया है। छात्र जनशक्ति परिषद के मुंगेर प्रमंडल अध्यक्ष संजय यादव को तेज प्रताप ने जीत का आशीर्वाद दे रखा है। तेज प्रताप ने संजय को कहा है, जो संजय बताते हैं कि चुनाव आप नहीं हम लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़िए। तो आरजेडी ने इधर तारापुर और कुशेश्वर स्थान से अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, लेकिन तेज प्रताप की तरफ से भी एक कैंडिडेट सामने है, जिसे निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन समर्थन फुल है। अब आगे आपको दिखाते हैं इस मामले के बाद कि संजय कुमार यादव आखिर कौन है। तारापुर से छात्र जनशक्ति परिषद के ये उम्मीदवार हैं। हालांकि असरगंज मछली के रहने वाले हैं संजय यादव। संजय कुमार यादव पहले कांग्रेस से तारापुर विधानसभा भी लड़ चुके हैं। 18,000 वोट इन्हें मिले थे, यानी कि उतनी ताकत से नहीं लड़े थे। आरजेडी के साथ राजनीतिक पारी भी खेल चुके हैं, यानी रह चुके हैं। आरजेडी को समझते हैं अंदर कैसे राजनीति होती है। छात्र जनशक्ति परिषद के मुंगेर प्रमंडल अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए सीधे हम जुड़ते हैं। सुहेली मेहता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद है। हमारी मेहमान कुंतल कृष्ण जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अरुण पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण पांडे जी से हम जरा जुड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन कुंतल कृष्णा जी और सुहेली मेहता जी से हम बात करते हैं तब तक। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की खिड़कियां कम क्यों हो गई। हमने आरजेडी के प्रवक्ताओं को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। इस पर क्या बोलेंगे, ये उन्हें समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। इस वजह से उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो आरजेडी की कुर्सी खाली है, उस खाली कुर्सी को इस स्क्रीन पर दिखाना जरूरी हमने नहीं समझा। जब आएंगे तो दिखा देंगे, उस कुर्सी पर उन्हें विराजमान कर कुछ सवाल पूछ लेंगे। कुंतल कृष्णा जी, सवाल है, जो दंगल चल रहा है उसमें आज ही फैसला होना था। धर्मयुद्ध तो उन दो भाइयों के लिए है जो खुद को कृष्ण बताते हैं, सामने वाले को अर्जुन बताते हैं, लेकिन अभी कृष्ण जो है वो खफा हैं, नाराज हैं। कई ऐसी चीजें उनकी लाइफ में हुई हैं। हमें जरा ये बताइए कि इस पूरे संदर्भ को किस तौर पर, आरजेडी के संदर्भ को, तेज प्रताप के संदर्भ को कांग्रेस कैसे देख रही है? कुंतल कृष्णा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी विवेक, आपको वो चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूं, इसलिए शायद बीच में आपकी आवाज चली गई थी। विवेक, आपका प्रश्न है कि कांग्रेस इस तरीके से देखती है। देखिए, हम अपना चुनाव है, हमने अपना उम्मीदवार दिया है और हम अपने एजेंडे पे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए राजद के अंदर कुछ चीज हुई है तो हमें उससे बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला है इन चुनाव के मैदानों पर। बड़ी राजनीति में, लंबी राजनीति में इस चीज का असर तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। सही नहीं उतरी तो इसी। चलिए, कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं कुंतल कृष्ण जी की तरफ से और ये नेटवर्किंग का इशू हो सकता है। हालांकि आज की जो डिबेट थी वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखना कि आखिर जिस पार्टी को ये तमगा मिला है कि एक परिवार की पार्टी है, जिस पार्टी में ये कहा जाता है कि कृष्ण भी हैं, अर्जुन भी हैं, और लोग इस तरीके से बताते भी हैं कि हम अपने अर्जुन को लेकर आगे चल रहे हैं, विजेता हम ही हैं और कृष्ण का चक्र चलेगा, कभी शंख बजता है, कभी बांसुरी बजती है। तो इन सभी बातों से अलग आज आखिर क्या स्थिति हो गई कि आज कृष्ण नाराज हो गए
और जब कृष्ण नाराज होंगे तो इसका असर क्या होगा ये भली भांति समझ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके सपोर्ट में आने की बात हो रही थी तेज प्रताप की, लेकिन अपना एक कैंडिडेट संजय कुमार यादव का उतारा जाना, जो निर्दलीय उतरे हैं, उन्हें यह कहना कि घबराइए मत, आप नहीं हम लड़ रहे हैं, इसलिए मजबूती से लड़िए, फतेह होगी। तो ये बिल्कुल पिक्चर अब क्लियर है, इसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन भाई की लड़ाई में विरोधी किस तरीके से इसमें नफा नुकसान भांप पा रहे हैं, उन्हें क्या नजर आ रहा है, ये जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सुहेली मेहता भी हैं। सुहेली मेहता, इस समीकरण को कैसे समझ पा रही हैं? क्या फायदा नुकसान आपको होने जा रहा है, क्या आकलन है? देखिए, हमको तो फायदा ऐसे भी होने वाला था। हम चुनाव जीत ही रहे हैं, सरकार हमारी चल रही है और बिहार विकास की ओर है, विकास के काम हो रहे हैं। इसलिए आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम दोनों सीट पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन हमारे विपक्ष में जो लोग हैं, बड़ा दिलचस्प मोड़ पर इन लोग की स्थिति आ गई है कि अब सबसे पहले तो कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि महागठबंधन में वो हैं या नहीं। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और सीपीआई, ये जितने भी वामपंथी हैं, इन लोग का तो लग रहा है कि सेकंड सिटीजन ये हो गए हैं। लेकिन स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को कि महागठबंधन है या नहीं है अब बिहार में, ये पहले क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, महाभारत से जो तुलना कर रहे हैं, तो महाभारत तो धर्म युद्ध था, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय जनता दल का युद्ध है वो स्वार्थ युद्ध है। अपने अपने लिए सब लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है। चूंकि पारिवारिक पार्टी है, इसलिए परिवार में ही राजनीति है। निश्चित रूप से जब परिवार में राजनीति घुसेगी तो परिवार के लोग ही राजनीति करेंगे। और जब धृतराष्ट्र रूपी पितामह जब रहेंगे, पितामह और धृतराष्ट्र जैसे अभिभावक रहेंगे, तो वहाँ तो ये स्थिति निश्चित रूप से रहना है कि जिनको जो अधिकार मिलना है आप नहीं दीजिएगा, तो ये युद्ध तो होना जरूरी है। लेकिन इस समीकरण से कितना असर पड़ेगा? क्या आप मानती है, समीकरण से कितना असर पड़ेगा? जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो यादव, जो निर्दलीय उम्मीदवार तारापुर से ये खड़ा कर रहे हैं वो यादव है। तो इस समीकरण को लेकर किस तरीके से आप देख रही हैं इसे? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि हमें तो ऐसे भी फायदा होना था क्योंकि हम जीत रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो ये तो लड़ने के पहले ही ताश के पत्ते की तरह ढह गए। ये तो क्लियर है, आप भी बता रहे हैं, हम लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। और रही बात इनके पारिवारिक लड़ाई की, तो इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये तो जनता जान रही है कि परिवार की पार्टी है, तो ये लड़ाई राजनीतिक अरुण लड़ाई पांडे भी जो है हमारे ये साथ जुड़ परिवार चुके में हैं, ही वरिष्ठ हो गई है। पत्रकार अरुण तो पांडे जी, इसमें हम ये लोग कुछ धर्म युद्ध कहा जाएगा, चाहते हैं। सत्ता की कुर्सी की लड़ाई कही जाएगी, अपने वर्चस्व की लड़ाई होगी, अहम की लड़ाई होगी, अहंकार की लड़ाई होगी। किस टाइप की लड़ाई लग रही है? क्योंकि एक सिर्फ उपचुनाव नहीं है और इसमें सारी चीजें अब स्पष्ट दिख रही हैं। तेज प्रताप का एक कुनबा दिखता है, उनके अपने उम्मीदवार दिखते हैं, उनका एक सपोर्ट दिखता है, और इसके अलावा जो घटती हुई तेज प्रताप की पूछ उस परिवार में है, उस पार्टी में है, वो भी साफ तौर पर दिख रही है। हमने आमंत्रित किया था आरजेडी के प्रवक्ताओं को कि आप अपना पक्ष रखें, लेकिन आ नहीं पाए। उन्होंने बिल्कुल कहा कि इस पर क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अरुण पांडे जी, हमें जरा इस पूरे समीकरण को जरा समझाइए, कैसे नफा नुकसान और तेज प्रताप की स्थिति को भी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों के चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक ड्रामा बिहार में हो रहा है, इसको मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ, ये सत्तारूढ़ दल की दोनों सीटें थी। जदयू के 2 एमएलए, एक फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर मेवाला चौधरी और एक हजारी के निधन से ये सीट खाली हुई थी। स्वाभाविक तौर पर इन सीटों पर जदयू का दावा बनता है और जदयू की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है और बहुत मार्जिन से ये नीतीश गवर्नमेंट चल रही है। ये दोनों सीटों पर जीत दर्ज करना एक तरह से कहिए कि नीतीश कुमार के लिए एक लिटमस टेस्ट है। अब रही बात कि इस चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग जो रोचक पहलू ये हो गया है कि एनडीए बनाम 1 की लड़ाई इस चुनाव में नहीं है, 1-2 की लड़ाई नहीं है। आपने देखा चुनाव में कई धुरंधर कूद गए हैं जी जी। और अभी जदयू जो ये दोनों सीट पर चुनाव लड़ रहा है, उसको खुद यूपीए में एक अंडरगन से है। कांग्रेस भी खुद पड़ी है। एक कांग्रेस राजद को हराने के लिए लड़ेगी या जदयू से ये मुकाबला देगी। अब ये तो सवाल है पहला कि वो चुनाव
2 और 3 का होगा कि नंबर 2 कौन होगा और नंबर 3 कौन होगा। अब रही बात लालू फैमिली में, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गया है कि जो लालू की विरासत संभाल रहे हैं तेजस्वी, बड़े बेटे उनके हैं, वो बगावत कर दी है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि पूरा ये उपचुनाव जो है 2 सीटों का, ये राजनीतिक ड्रामा हो गया है। इसमें कई किरदार हैं और सबका कहीं न कहीं कुछ खेल देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ रवीश नारायण जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनसे ही बात करते हैं। आरजेडी को करीब से वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। रवि, क्या स्थिति बनती जा रही है? जो अभी तेज प्रताप ने जो सपोर्ट की बात की, निर्दलीय कैंडिडेट जो सामने आए हैं संजय कुमार यादव, प्रोफाइल देखकर तो कुछ ज़्यादा बड़ा खास कुछ अनुभव हो नहीं रहा, लेकिन हमें ज़रा ये बताइए कि ये कैंडिडेट सिर्फ उतारना तेज प्रताप ये दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी कैंडिडेट है, या फिर मन में कुछ और चल रहा है? देखिए विवेक, जिस ढंग से कैंडिडेट का, निर्दलीय कैंडिडेट का जो समर्थन किया है उससे, और लगातार जो बयानबाजियां हो रही हैं, उससे एक तरफ साफ है कि वो खुल करके आरजेडी के खिलाफ उतर चुके हैं। और जो अभी कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है वो भले ही निर्दलीय हो, लेकिन छात्र जनशक्ति परिषद जो उन्होंने बनाया है वो उसके मेंबर हैं। आपको बता दें कि वो उस बयान वो दे रहे हैं संजय कुमार कि वो प्रचार करने भी तेजस्वी आएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि आरजेडी ने जिस रणनीति के तहत वहाँ पे जो उम्मीदवार तारापुर में उतारा है, उसकी एक पूरी रणनीति ये थी कि जो माई समीकरण है वो हमारे साथ है, लेकिन एक वैश्य समुदाय के व्यक्ति को उतारते हैं जिसे वोट मिलेगा और हमें फायदा होगा, जीत मिलेगी। लेकिन जिस उम्मीदवार को, संजय कुमार को तेज प्रताप ने समर्थन दिया है, वो कह सकते हैं कि आरजेडी की परेशानी बढ़ाने वाला है, क्योंकि हालांकि वो बहुत बड़े उम्मीदवार नहीं है। पहले कांग्रेस से वो चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के, जिसमें 16-18 हजार वोट भी मिले हैं, लेकिन वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये देखिए पहला मौका नहीं है। अगर लोकसभा का आप चुनाव देखें विवेक, तो लोकसभा के चुनाव में जहानाबाद जो सीट है, उस सीट पे तेज प्रताप ने अपना उम्मीदवार उतारा था, और आप देखें कि सुरेंद्र यादव जो है वो लगभग 3000 वोट से हारे थे, जबकि जिस उम्मीदवार को खड़ा किया गया था वो 7000 वोट मिला था, तो वो हारने का सबसे बड़ा कारण बना था। तो एक कह सकते हैं कि लोकसभा की एक जो तस्वीर है वो विधानसभा में फिर बिल्कुल। अरुण पांडे भी यही कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का भी यही कहना है कि लिटमस टेस्ट की तरह है, लेकिन तेज प्रताप की जो यहाँ एंट्री हो रही है उसे ड्रामा से ज्यादा हम कुछ नहीं समझ सकते। कुंतल कृष्णा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। कुंतल जी। जी विवेक जी देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूं कि तेज प्रताप जी के संगठन ने अगर किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है तो भी इन उपचुनावों में वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं विवेक जी कि इन उपचुनावों में बहुत इनसिग्निफिकेंट है। इन उपचुनावों में सिर्फ 3 धड़े हैं। एक जो सरकार के साथ सरकार का धड़ा है, जो सरकार का उम्मीदवार है, दूसरा राजद का उम्मीदवार और तीसरा कांग्रेस का उम्मीदवार। इन उपचुनावों में मुख्यतः सिर्फ 3 उम्मीदवार हैं, इस बात को समझा जाए। पर इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस तरह की घटनाएं राजनीति में, बिहार की राजनीति में, लंबी राजनीति में असर देगी। और जहां तक सत्ता पक्ष के लोगों की बात है, खास करके जदयू के मेरे साथियों की बात है, तो मैं उनको ये बात कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस के लिए ये लड़ाई जो है, ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। आप लोग जिन चरमपंथी ताकतों के साथ आज खड़े हैं, उन लोगों के कारण देश टूट की कगार पे है, देश फिर से एक नई आर्थिक गुलामी झेलने की कगार पे है। इसीलिए कांग्रेस तो हर मुकम्मल कोशिश करेगी इस लड़ाई की में। एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लड़ाई में, जंग में हर चीज जायज होती है, इस बात को भी हम नहीं भूलेंगे। मुझे इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है विवेक जी, कि ये लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, और लड़ाई में हर चीज जायज है। अरुण पांडे हमारे साथ बने हुए। अरुण पांडे जी, हमें जरा ये बताइए, यहाँ पर ड्रामे वाली एंट्री की तो बात होती है, लेकिन तेज प्रताप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तरीका उनका क्या है, ये आप उसकी संज्ञा कुछ और भी बदल सकते हैं। लोग अपने अपने नजरिए से तेज प्रताप को देखते हैं, उनकी जो बेवाकी है उसे भी एक अलग एंगल देते हैं कि ये समझदार नहीं है। तेजस्वी चुप रहते हैं इसलिए वो समझदार हो जाते हैं, तेज प्रताप बोल देते हैं इसलिए समझदारी की कमी है। लेकिन एक एक कर जितने भी बुजुर्ग नेता हैं आरजेडी के, उनसे भी इनकी दूरी है, अपने भाई से भी यहां दूरी दिख रही है। 20 तारीख को जब लालू प्रसाद आएंगे तो आपको लगता है कि बांसुरी बजेगी और साथ में तेजस्वी भी होंगे?
ये लालू जी आएंगे और लालू दोनों जगह पिता पुत्र के रिश्ते में तो बिल्कुल साथ रहना चाहिए, पर जी, अरुण पांडे जी से सवाल हमने किया है करूं जी। तो राजनीति में वही बात तो है, दुश्मन का मैंने दोस्त नहीं हो सकता है ना। अगर किसी व्यक्ति से आप खड़ा हो वोट जी, जो उनके वोट है वो लालू को, पर पिता पुत्र की जहां तक बात है अब तो वो मुझे उम्मीद है तेजस्वी बांसुरी बजेगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव जी एक पिता की तरह अरुण पांडे जी, इस अपने कैंडिडेट को घर किस में तौर पर आप अपने देख रहे हैं? पुत्रों संजय साथ कुमार में यादव बिठा को किस करके तौर पर आप इस देख रहे हैं? बात को क्या करेंगे। इनका जो प्रोफाइल है उसे देखते हुए हमें क्या लगता है कि यहाँ पर एक सेफ गेम तेज प्रताप यादव खेल रहे हैं? क्योंकि जो थिंक टैंक उनके अब नए वाले जो होंगे, जो उनके सलाहकार होंगे, वो जिस तरीके से ट्विटर पर लिख रहे हैं, बड़े सधे हुए अंदाज में लिख रहे हैं। कल ही आपने देखा कि एक लेटर पर उन्होंने जो सूची बनाई गई आरजेडी की तरफ से प्रवक्ताओं की, उस पर भी उन्होंने कहा कि नवरात्र का समय चल रहा है, शक्ति की पूजा हो रही है, आराधना हो रही है, लेकिन घर की जो दो बड़ी शक्तियां हैं, राबड़ी देवी जी और मीसा भारती, दोनों का नाम गायब है, तो ये ठीक नहीं है। इस पर सवाल उन्होंने किया। तो आपको लगता है कि पहले से कुछ ज्यादा सधे हुए अंदाज में तेज प्रताप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, घर की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई जब बड़ी होती है तो छोटे अरुण को कभी-कभी अरुण पांडे जी से हमने ये सवाल किया है। राजनीतिक लड़ाई के लिए इतिहास वही की बात गवाही कर रहा है हूं कि रिश्तों को व्यक्तिगत कैंडिडेट रिश्तों को देकर हमेशा ताक पे रखा गया है। जो घर की लड़ाई है, लालू फैमिली की जो लड़ाई अब जमीन पर देखने तारा टेलीविजन चैनल पे ही कहा है, नेचुरल है कि इस चुनाव में संजय जाधव उस राजनीतिक लड़ाई के को वास्ते। और मैं साथी तेज प्रताप को एक पॉलिटिकल कुंतल कृष्णा जी, ये सवाल अरुण पांडे जी से है। अरुण पांडे जी इसके बारे में सलाह दूंगा, हाँ जवाब दे रहे हैं। कुंतल कृष्णा जी, अपना दिल बड़ा करें और बड़ी राजनीतिक बस कुंतल कृष्णा जी, हम एक मिनट रुकते। कुंतल कृष्णा जी, हम आते हैं आपके पास। जी अरुण जी, बीच में एक विरासत की लड़ाई हो रही थी और कहीं न कहीं तेज प्रताप दल के अंदर भी दरकिनार कर दें। आपने देखा कि शिवानंद तिवारी ने वो बयान सार्वजनिक रूप से दिया कि अब वो राजद के किनारे लग गए। उसने एक राजद अलग छात्र परिषद बना ली है, उनके रास्ता अलग है, तो खुद किनारे कर लिए। लेकिन राजद के एमएलए, और आप जानते हैं लालू जी के स्टाइल नहीं, उनके घोर विरोधी भी जो उनके दल से विद्रोह करने वाले हैं, उनकी मेमोरी समाप्त नहीं कराते हैं। पप्पू यादव और राम कृपाल यादव उसके उदाहरण है। अंतिम दिन तक जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ये दोनों आरजेडी के एमपी थे। इसलिए अब उनका बेटा है, बड़ा बेटा है, जो कुछ कर रहा है घर के अंदर, जो ये द्वंद है। अब इंटरेस्टिंग है इस मामले में तारापुर की लड़ाई, लालू के घर की जो लड़ाई है, उसका एक कहीं ना कहीं एक सीन बनेगा। चलिए, ये घर की लड़ाई का एक सिंबल है, लेकिन सिंबल को अलग तरीके से नाटकीय रूप में लोग देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और ये तेज प्रताप खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि बड़े ही सधे अंदाज में एक एक बातों को ध्यान दे रहे हैं, जहां किसी की नजर नहीं जाती कि नवरात्र को किस तरीके से घर में महिलाओं और शक्तियों को जोड़कर लिखा जाता है। तेज प्रताप की तरफ से जब कलम चली, या फिर जिन्होंने भी कलम चलाया होगा तेज प्रताप के पक्ष में, बहुत ही सटीक चलाया, ये सवाल खड़ा कर दिया। हम जरा बात करते हैं सुहेली मेहता जी, ये एक ट्वीट जो कल आया, उस पर क्या कहना होगा आपका? महिलाओं की हक की बात की है और ये भी कहा है कि जो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें महिलाएं माफ नहीं करेंगी, बिहार की महिलाएं। देखिए, इसमें कहने वाली क्या बात है, ये पूरी नौटंकी है। और जो महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, देखिए मैं किसी भी परिवार पर कटाक्ष नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि परिवार की पार्टी है और आज तेज प्रताप जी ने जिस तरह की बात की है, तो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन ये नौटंकी इसलिए हमें नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। ये तो सवाल उठता है ना कि एक राजनीतिक परिवार का लड़का, और शादी हुई और पत्नी के साथ किस तरह की बात हुई, किस तरह उनके घर में उन्हें प्रताड़ित किया गया और क्या किया गया, ये पूरा बिहार जानता है। इसलिए ये सारी नौटंकी है। इनके कलम से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, इससे कोई मतलब नहीं है। और बिहार की महिला शक्ति सिर्फ राबड़ी देवी जी और मीसा भारती नहीं है, जो घर में बैठे बैठे और राज्यसभा की सदस्य और विधान परिषद की सदस्य बन जाती हैं। इसलिए हम इनके किसी भी इस तरह की बात से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। जिन लोगों ने महिलाओं का हमेशा से अत्याचार किया, जिन्होंने बलात्कारियों को संरक्षण दिया, इसलिए मैं इस पार्टी के इस तरह की बातों से कोई वास्ता नहीं रखती हूँ। इसलिए यह मैं पूरी जेडीयू का स्टैंड क्लियर सा लग रहा है कि वो आरजेडी की तरफ से या फिर तेज प्रताप की तरफ से जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, तो तेज प्रताप कुछ भी कर रहे हैं उसमें जेडीयू को लगता है कि पूरी नौटंकी है, ड्रामा चल रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं है। रवि एस नारायण, हमें जरा रवि कल वाली बात पर, कल जो ट्विटर, एक मिनट
जी नहीं, एक मिनट, एक सेकेंड, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो भारत की आत्मा को बचाने जा रहे हैं। भारत की आत्मा को गिरवी रखने वाले ये लोग आज जो बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी होकर और राष्ट्रीय जनता दल में लटक कर तो कितने लोग चुनाव जीत पाए ये तो देख लिए। तो अब मोह भंग हो रहा है, वो तो जवाब कुंतल कृष्णा देंगे। बचा लूंगा और भारत की आत्मा को बचा लूंगा। अरे भारत के साथ छलावा करने वाले लोग इस तरह की बात करते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। अरे हमारा अपना स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है। बिहार में हमारी सरकार चल रही है, मैं किसी के भी साथ रहूं, लेकिन बिहार की आत्मा और बिहार के प्रतिष्ठा से हम लोग कोई समझौता नहीं करते। कुंतल कृष्णा जी, मोह भंग हो गया ना, अब कुछ बचा है? कुंतल कृष्णा जी, मोह भंग हो गया कि कुछ बचा है अभी? तुलना और आत्मा बचाने की बात हमारे पार्टी से नहीं करें। कुंतल कृष्णा जी, मोह भंग हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है अब? और इस तरह के वक्तव्य न दें। जी विवेक जी, मैं आवाज आपकी नहीं सुन पाया। क्या हाँ, पूछ रहे हैं? मतलब अब तो सारी चीजें स्पष्ट हो रही है ना। कांग्रेस का अपना उम्मीदवार है, आरजेडी का अपना उम्मीदवार है, मोह तो अब भंग हो चुका होगा, नाम वापस तो लिए नहीं गए। विवेक जी, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारी अपने कुछ मुद्दों पे हम लोग साथ में थे, पर जब बात हमारे अपने अस्तित्व की आती है, कौन मुद्दा तो पर मैंने थे आपको ये कहा ना ना, बता ये लंबी दीजिए, लड़ाई किस है मुद्दे और पर अपने थे? अस्तित्व को लेकर के किस कोई भी मुद्दे पर राजनीतिक दल थे किसी आप साथ तरीके का में? समझौता नहीं करता है। मैं आइडियलिस्टिक बातें नहीं करना चाहता हूं विवेक जी, मैं कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं करना चाहता हूं। मैं बड़ी सीधी सपाट बात कह रहा हूं कि अपने अस्तित्व को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के, अपनी विचारधारा को लेकर के कांग्रेस किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की है और नहीं करेगी। चलिए, नफे नुकसान की जहां तक बात है, देखिए ये तो समय बताएगा, क्योंकि हमारे साथ जो पैनल था उस पैनल में अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि समझते हैं इस पॉलिटिक्स को, इस ड्रामे को, जो भी आप नाम दे सकते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन जब उपचुनाव की बारी आ रही है और जैसे इससे नजदीकी बढ़ती जा रही है, ऐसे में कहीं दुराव, कहीं खटपट, कहीं अनबन और तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं। जहां तक जातीय समीकरण की बात है, समीकरण को बढ़िया तरीके से पढ़ने की बात है, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान कर रखकर सामने कूदने की बात है, तो इतना भी आसान नहीं होगा उन पार्टियों के लिए जो जोर तो लगा रही हैं, लेकिन उन्हें पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। उपचुनाव की बात तो अब सामने है, लेकिन इंतजार करना होगा रिजल्ट का भी, क्योंकि कैंडिडेट अब साफ सुथरे दिख रहे हैं, सभी के चेहरे अब पकड़ में हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में, समझदारी में। तेज प्रताप का वाकया इसलिए है, इसे भी 20 तारीख तक का हम समय देते हैं। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता जब नहीं आए, आरजेडी के प्रवक्ता नहीं आए, तो सवाल दिमाग में कौंध रहा है कि क्यों नहीं आए। उन्हें आना चाहिए था और इस पर जवाब देना चाहिए था। खबरें लगातार जारी हैं।